मैं कहता हूं कि राष्ट्र के लिए झूठ बोलना पड़े। राष्ट्र जब संकट में हो और राष्ट्र के मॉरल को बढ़ाने के लिए अगर बुरे से बुरा भी कृत्य करना पड़े, क्योंकि राष्ट्र बचाने आप उतरे हैं, आप किसी निजी स्वार्थ के नहीं उतरे। इसलिए मैं कहता हूं, भारत की सत्ता हो, व्यवस्था हो, अगर राष्ट्र बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, अगर राष्ट्र बचाने के लिए किसी को मॉरल हाई करने के लिए भी झूठ बोलना पड़े, तो वो जायज है। इसलिए युद्ध के समय दुश्मन की तारीफ और दुश्मन के बारे में कुछ भी अच्छा कहना भी गद्दार माना जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह आचार्य चाणक्य ने कहा। तो मेरा सिर्फ यह कहना था कि क्या यह बात अलग समय पे नहीं कही जा सकती थी? क्या यह पब्लिक फोरम पे नहीं कहना जरूरी था? क्या इस बात से देश विरोधी ताकतों को बल नहीं मिलेगा? और आप तो उस पार्टी के सदस्य हैं जो सत्ता में है। आप अपनी पार्टी में कहिए, लेकिन आप सार्वजनिक मंचों से कहेंगे तो मनोबल पड़ेगा नहीं कि एक हिंदू लीडर जिसने इतने सारे हिंदू कामों में मुकदमे डाले, ये किया वो किया, आज वो एक ऐसे समय पे ये बात कह रहा है कि दुश्मन मजबूत हो रहा है। आपको नहीं पता कि गलवान वैली में जहां पर जो हमने फिंगर 4 ले ली है, उस फिंगर 4 के बाहर क्या हो रहा है? जरा आज पूछिए ना निकल के। वहां पर लाउड स्पीकर से गाने सुनाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर से हिंदी में भाषण दिए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी फौज को मरवाने के लिए तुम्हारे नेता ने भेज दिया है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति। आप सोचिए, साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, इससे साइकोलॉजिकल युद्ध चल रहा है। और आप ऐसे समय में जिम्मेदार होते हुए, संसद सदस्य होते हुए, रूलिंग पार्टी के होते हुए अगर आप ये करेंगे, तो मेरी और संजय जी की ये मेहनत जो है, कोई अपने आप को कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। आप मंत्री बने नहीं बने, ये आपका झगड़ा है। आप 75 साल के हो गए, वो आपका झगड़ा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही कहना था कि ऐसे समय में आपका बोलना ठीक है, क्या ये सही मानते हैं? और आप अगर इस पर अड़े कि नहीं ये ठीक था, तो फिर पुष्पेंद्र के सामने देश का प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पद पाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छी खासी बड़ी नौकरी छोड़ के देश पे एहसान नहीं करने आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं। किसी से पूछा नहीं पिछले 10 सालों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं पूछा हमने। किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जाते, किसी पार्टी का ऑफिस नहीं जाते। 25 साल पत्रकार रहे गए, लेकिन आज हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे में एक ऐसे जिम्मेदार आदमी को यह बोलना चाहिए था। चाइना में वो खबरें बनी, ग्लोबल टाइम में वो खबरें बनी, वहां के टेलीविजन ने दिखाया गया। तो फिर इसके अंदर और जफरुल इस्लाम में फिर फर्क क्या रह गया? इसलिए चीजों को समझिए, न किसी का विरोध है, न किसी के खिलाफ हूं, और मेरी क्या हस्ती है मैं उनके खिलाफ हूंगा? मेरा क्या लेना देना है? वो कहां है? और मैंने बात ये कही थी तो नाम तक नहीं लिया था मैंने उनका। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका, आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके मन में इस तरीके का कोई भाव नहीं होना चाहिए। और जहां तक लड़ाई की बात है, मंदिरों के ऊपर लड़ाई जो है, हमारे साईं दीपक साहब कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, और भी लोग लड़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता। 35 पे हम अकेले ने लड़ाई लड़ी, हमारे कई साथी थे। लेकिन ये क्रेडिट का मसला नहीं है, और क्रेडिट का मसला तो जब होता है जब कुछ पाना हो। मुझे कुछ पाना वाना नहीं है भाई। 25 साल अच्छी नौकरी की, देश विदेश के चैनलों में नौकरी की, किसी एक दामन पे कोई दाग नहीं है, और आज ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा को दांव पे लगा के कर रहे हैं। इसलिए जगह जगह गाते नहीं, जगह जगह जाते नहीं है, कौन आया कहां नहीं आया, ये क्यों नहीं है। इसलिए स्वामी जी से मुतमईन रहें, स्वामी जी बड़ा काम कर रहे हैं, करें और कुछ करके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपनी ही पार्टी और सत्ता के लिए परेशानी पैदा न करें, क्योंकि देश इस समय एक क्राइसिस से निकल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। कपिल गर्ग जी पूछ रहे हैं, फंडामेंटल्स आर रॉन्ग, व्हाई द लिबरल्स डोंट क्वेश्चन इट? सर, वो लिबरली इसीलिए है कि वो फंडामेंटल पे सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। इससे आसान क्या हो सकता है सर? बिल्कुल सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। नवनीत बरुआ जी पूछ रहे हैं, डू सजेस्ट सम गुड हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान एंड लाइफ ऑफ मोहम्मद, as William Muir is very hard to find. Always been a supporter of कुलश्रेष्ठ जी। देखिए, कुरान जो है वो आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाएगा कुरान, कोई मसला नहीं। ये कुरान मेरे पास है, और इसकी कोई बहुत आप महंगी कोई कीमत हो ऐसा भी नहीं है। और इस वक्त तो एक सिम्मी नाम की संगठन था जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बना था, और शाहिद जनाब उसके प्रेसिडेंट थे।
मुझे याद है कि जब मैं अलीगढ़ सीट चला था तो 4-5 कुरान लेके आया था, और वो सिमी नाम की जो संगठन शुरू में था, बाद में वो क्या हुआ और अब तो पीएफआई में कन्वर्ट हो गया है, वो उन लोगों ने क्या किया कि दुनिया भर में अलग अलग लैंग्वेजेस में, भारत में जितनी भाषाओं में है उसमें कुरान को छापा और बंटवाया। अब सवाल ये था कि कुरान को बंटवा दिया, अगर आप उसकी जब तक रूह को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। जैसे अगर कोई कहते कि आप तो बहुत ही बड़े अहमक है, तो आपको लगेगा कितनी अच्छी पदवी दी है, मुझे कितना बड़ा कहा गया है। तो अहमक का मतलब होता है बेवकूफ, तो आप बड़े हैं और आप बहुत आला दर्जे के अहमक हैं, यानी आपके बेवकूफ होने में भी आपका आला दर्जा है। तो उर्दू में बहुत कुछ ऐसा कहा जा सकता है। तो कुरान अवेलेबल है और इसको आप मंगा सकते हैं। मोहम्मद फारूक साहब का लिखा हुआ है, 2019 का ये एडिशन है, और मकतबा अल हसनात दिल्ली में आपको मिल जाएगा, और सर सैयद अहमद रोड बनी हुई है और वहां पर दरियागंज में है। आप इसे ऑर्डर करके मंगा लीजिए, और इसमें सारी चीजें हैं। और इसी को पढ़ करके मैंने इसमें से ये 24 आयतें निकाली हैं, और ये 24 आयतें वो हैं जो 31 जुलाई 1986 में भारत के अंदर दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, उसमें जस्टिस ZS लोहा साहब ने कहा था कि जब तक ये 24 आयतें रहेंगी, ये देश के अंदर दुश्मनी फैलाती हैं, द्वेष फैलाती हैं, हेट्रेड पैदा करती हैं, ये अपने साथी देशवासियों के खिलाफ गैप पैदा करती हैं। जब तक ये रहेंगी इस देश में शांति नहीं हो सकती। लेकिन मुसलमानों ने उन्हें चैलेंज नहीं किया, और तब से ही ऐसी रखे कि वो चैलेंज कर लेते तो देश में और पता चल जाता कि है क्या। लिहाजा आज एक आदमी है जो हाफ पैंट में फुल टाई लगा के घूमता रहता है, गोल टोपी में, और जाने क्या क्या अंग्रेजी में बताता रहता है। वो भी यही कहता है कि भाई सूरह नंबर 9 की 5 आयत में कहा गया है कि जो मुशरिक है उसे कत्ल कर दो। आप अगर जाकिर नाइक पे भी यकीन नहीं करना चाहते तो फिर कुरान पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, कुरान पढ़ने के बाद आप जो है उसामा बिन लादेन ही बन सकते हैं, और कुछ नहीं बनने वाले। वैसे मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अगर जाकिर नायक और हमारे जो उलेमा है उनमें अगर आपको सुनना हो तो जाकिर नायक सच बोलता है, हमारे वाले जो हैं वो पूरी तरह से यस ये बीमारी वही मैंने कहा कि हम ये भी हमारी बीमारी संजय भाई। देखिए जाकिर नायक तो जो है रेडिकल, अरे कोई वो जो भाई ISI जो कर रही है, अल-कायदा जो कर रहा है, लश्कर तोयबा जो कर रहा है, जो जैश मोहम्मद कर रहा है, यही सच्चा इस्लाम है। हम नहीं मान, क्योंकि हम इतने उसमें चले गए हैं संजय भाई कि गंगा जमनी तहजीब है ना साहब। देखिए, अरे गंगा जमना तहजीब का सारी अर्थी चारों हिंदुओं के ऊपर ही है भाई मेरे। इस जनाजे को पटकिए भाई मेरे, ये किसने कहा? इसलिए हम दूसरे से भी झूठ बोलवाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सनातनी हिंदू की समस्या ये है कि वो खुद भी झूठ बोलता है, दूसरे से भी चाहता है कि वो झूठ बोले। अगला सवाल ले लेते हैं। और वैसे मैं एक और इनको तजवीज़ कर दूं कि कुरान अगर पढ़नी भी है तो उसको हदीस और सीरतुल रसूल के साथ पढ़ें, वरना बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला सवाल है दीपक कुमार, मुल्ला जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से क्या जिहाद खत्म नहीं होगा? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत के शूरवीरों, सनातनियों, अखंड भारत की चाह रखने वाले, सनातन को बचाने वाले, अपने अंदर से एक बीमारी निकालें कि कानून बनने से देश बचने वाला है, कि कानून बन जाएगा फिर पुलिस आएगी। आज पुलिस है, रेप का कानून है, सारे कानून है भाई। लेकिन क्या मुझे बताइए, दिल्ली में दंगा कानून से रुका? बंगलौर में दंगा कानून से रुका? कश्मीर में 2500 मारे गए कानून से कुछ हुआ? ये भीड़ तंत्र है। आप जब तक कानून बनाएंगे और कानून नाफिज करेंगे तब तक तो वो 50 क्रॉस कर चुके होंगे। आप किस गलतफहमी में हैं? और सरकार कहां कहां टॉर्च लेके ढूंढने जाएगी कि ये तीसरा है या चौथा है? कहां कहां पता करेगी? और जिस कारण से ये पॉपुलेशन बूम किया जा रहा है, बढ़ाई जा रही है, वो इसलिए थोड़ी नहीं कि ये फौजी 16 जो बच्चे हैं उसमें से 2 आर्मी में जाएंगे। ये बढ़ाई ही इसीलिए जा रही है। अगर आप दुनिया में लोकतंत्र का इतिहास देखें, जहां जहां लोकतंत्र था वहीं वहीं इस्लामिक जिहाद सफल हुआ। लोकतंत्र एक ऐसा सॉफ्ट माध्यम है कि जहां APJ अब्दुल कलाम और पंचर जोड़ने वाले के वोट की वैल्यू बराबर होती है। आप 100 सालों में अब्दुल कलाम पैदा करेंगे, वो याकूब मेनन पैदा कर देंगे, वो अफजल गुरु पैदा कर देंगे।
आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो भी गई, तो क्या भारत सरकार, जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, जो मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थिति में हो पाएगा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आया भी तो क्या देश ये बताएगा कि वो कौन सा रीजनेबल प्रैक्टिकल रेस्ट्रिक्शन है जो सरकार लगा दे?